अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन। सबके लिए बेइंतहा प्यार, नफ़रत किसी के लिए नहीं। यही एक ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना असल में जिंदगी है, और इसी का नाम ही जिंदगी, इसी का नाम ही जीना है। अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि जी स्टोरी ज़्यादा कब होने लगी हैं। तो जी मैंने जिस तरह आपसे कहा है कि छोटे छोटे कुछ काम हैं इस तरह के जिसमें मैं इस तरह फंसा हुआ हूँ। ख्वाहिश रखता हूँ कि जल्द ही इन कामों से फ्री हो जाऊँ। तो आपके लिए पहले मैं 4 स्टोरियाँ आपको सुनाता था, फिर अब मैं आपको 5 दिन हॉरर स्टोरी इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा। आप लोग बहुत ज़्यादा स्टोरीज भेज रहे हैं, ये कभी ना सोचिएगा कि आपकी स्टोरी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। 100% आपकी प्रोग्राम में कहानी शामिल होगी। लेकिन वो लोग जो गलती से भी या जान के लिखना भूल जाएंगे, एंड पे कहानी या स्टोरी लिखना भूल जाएंगे, उनकी शामिल नहीं हो सकेगी। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, मिसेस मुबशर ने ये मुझे भेजी है। इनका ताल्लुक मुल्तान के साथ एक शहर है, वहाँ से ये ताल्लुक़ रखती हैं। शहर का नाम उन्होंने कहा आप ना बताइएगा। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, कुछ सवालात जो आपके दिमाग में पैदा होंगे वो कहानी के एंड में मैं आपको उनका जवाब दूंगा। पहले भी कह चुका हूँ, कहानी को अक्सर मैं अपने लफ्ज़ों में ढालने की कोशिश करता हूँ। उसकी तरतीब को आगे पीछे इसलिए भी करता हूँ कि कहानी सुनने वालों को अच्छी लगे। आज की ये खौफनाक कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका यहाँ पे मैं नाम फर्जी रखने जा रहा हूँ, क्योंकि उस लड़की से मिलता जुलता तकरीबन नाम होता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि उसके करीब करीब कोई फर्जी नाम रखूँ। उसका नाम है वर्दा। वर्दा अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थी। बाप एक ऑफिस के अंदर मुलाजमत करते थे। दोनों मियाँ बीवी शक्लो सूरत के दरमियाने से थे, ना बहुत ज़्यादा हसीनो जमील, ना ही बहुत ज़्यादा ऐसी शक्ल कि कोई देख के कहे ये तो खूबसूरत ही नहीं। यानी उस कपल को, मियाँ बीवी को जो भी देखता तो कहता बैलेंस कपल है। लेकिन उनके यहाँ जिस बेटी ने जन्म लिया था वो बैलेंस नहीं थी। उसके अंदर हुस्न कूट कूट के भरा था। दोनों मियाँ बीवी एक वाजबी सी शक्ल सूरत के मालिक थे, लेकिन जो उनके यहाँ बेटी पैदा हुई थी वो बहुत ही गोरी चिट्टी हसीनो जमील थी। माँ के अंदर तो ख्वाहिश थी कि बेटा पैदा हो, लेकिन बाप इस बेटी पे भी बहुत ज़्यादा खुश था। उसके बाद भी उन्होंने कई दफ़ा कोशिश की, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको कोई औलाद ना दी। कहानी में दोनों के माँ और बाप का नाम यहाँ पे मैं माँ बाप से ही उनको पुकारूंगा। जब लोग मुझे अपनी कहानी भेजते हैं, बाद में मैं उनके साथ डिस्कस करता होता हूँ वो तमाम बात, कौन सी बात बतानी है कौन सी नहीं बतानी। तो आप लोग भी अक्सर एक गलती करते हैं, जब कहानी मुझे भेज रहे होते हैं मुझे सब कुछ आपने बताना होता है क्लियर, और फिर ये भी वजाहत करनी होती है कि नाम चीज़ें मैं फ़र्ज़ी रखूं या रियल ही बता दूं। लोग कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं, ये भूल जाते हैं कि नामों को असली बताना है या फ़र्ज़ी। कहानी की तरफ लौटता हूं। वर्दा बहुत हसीन और जमील थी। माँ अक्सर ख्वाहिश करती काश एक और बेटा हो जाए, लेकिन बाप उसी पे खुश था। बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जिस मोहल्ले के अंदर वो रहते थे, ये एक ऐसा मोहल्ला था जहाँ पे तमाम लोग एक दूसरे को जानते थे। वर्दा जब बड़ी होती गई और मोहल्ले से बाहर
उस उम्र को पहुंची जहां पे लड़के घूरना शुरू कर देते हैं, तो वो एक ऐसी ही लड़की बन चुकी थी, उस मोहल्ले की हसीन और जमील लड़की को जो भी उसको देखता देखता ही रह जाता। औरतें भी उसको तकती इस अंदाज में कि माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लड़की है, और बुजुर्ग भी दुआएं देते न थकते। लेकिन नौजवान लड़कों की तो निगाहें हटती ही नहीं थी। उस मोहल्ले से जब वो गुजरती थी तो कई लड़के उसके रास्ते में खड़े होते थे, लेकिन इतना अदब व एहतराम उस मोहल्ले के अंदर था कि कोई छेड़ता नहीं था। उन लड़कों की निगाहें ये ज़रूर बताती थी कि उनकी निगाहों में चाहत है, मोहब्बत है वर्दा के लिए। वो तो बचपन से आदी हो गई थी, सबकी निगाहों की जान चुकी थी कि वो बहुत हसीन व जमील है। उसको नाज था अपने हुस्न पे, बाप ने प्यार भी तो बहुत दिया था, बिगड़ जो गई थी। इस अदा से चलती कि लोग देखते तो लड़के आहें भरते रह जाते। बाप ने कहा, यह बेटी नहीं मेरा बेटा है। मैट्रिक तक पढ़ाने के बाद उसको कॉलेज में एडमिशन लेकर दिया गया। कॉलेज में दाखिला मिलता ही वो कॉलेज में तो पढ़ना शुरू हो गई, लेकिन वहाँ पे ऐसी लड़कियों के साथ उसकी दोस्ती हो गई जो बहुत अमीर कबीर ख़ानदानों से थी। अब वर्दा भी ऐसा सोचना शुरू हो गई थी कि जिस तरह की मैं हसीन हूँ, मेरे लिए लड़का भी ऐसा होना चाहिए जो पढ़ा लिखा भी हो, हसीन भी हो, पैसे वाला भी हो, और उसके पास ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मौजूद होनी चाहिए। लेकिन जिस अंदाज में वो घर में तैयार होती तो उसकी माँ उसे कहती, वर्दा बेटा हम इतने अमीर लोग नहीं हैं, तुम्हारे बाप ने अपनी इस्तात से ज़्यादा तुम्हारे ऊपर ख़र्चा किया है। बस एक बात हमेशा याद रखना, बाप की इज्जत को मट्टी में मत मिलाना। कोई भी ऐसा ज़िंदगी में काम ना करना जिससे तुम्हारे बाप का सर शर्मिंदगी से झुक जाए। लेकिन वो लड़की सुनती कहाँ थी। कोई भी उसको बात मनवानी होती, बाप के पास पहुंचती और बाप को ऐसे अंदाज में गले लगाती कि बाप पहले ही समझ जाता कोई आज ज़रूर ये जो लाडियां हो रही हैं, कोई फरमाइश करनी है, कोई बात मनवानी है। बाप था, बेइंतहा मोहब्बत करता था, बात मान भी जाता, लेकिन उसकी माँ से फिर लड़ता। इसको समझाओ, मैं इसको नहीं डांट सकता, ये मेरे बेटे की तरह है, मैंने इसे बेटे की तरह पाला है, लेकिन ये बिगड़ती जा रही है, मेरी सुनती नहीं है। तो बीवी कहती, आपने कहा ही उसको कहाँ है, डांटा ही कब है, मना ही कब किया है जो वो आपकी सुने। उस गली से जब भी गुजरती तो उसी गली के बिल्कुल कोने पे एक खाली प्लाट पड़ा था जिसके अंदर बरगद का बड़ा दरख्त लगा हुआ था। उसको हमेशा से उस दरख्त से खौफ आता था, बहुत पुराना दरख्त था, और उसी दरख्त की बिल्कुल साइड पे वो जो खाली प्लाट था उसके दूसरे कोने पे लोग अपने घरों का कूड़ा करकट जमा करके वहीं पे फेंक देते थे। उसकी जो सहेलियां बनी थी वो सारी अमीर कबीर फैमिलियों से थी। उसने जान के ऐसी लड़कियों से दोस्ती की थी जो सारी अमीर थीं, और उनके साथ पढ़ते पढ़ते अब उसकी भी आदतें बदलने लगी थी, उसके भी अखराजात बदलने लगे थे। इसी तरह एक दिन उसने अपनी माँ से फरमाइश की कि अम्मी मुझे सहेली की आज सालगिरह पे जाना है। माँ ने उससे कहा, हाँ ठीक है तुम जाओ, लेकिन जल्दी घर लौट आना। वो सालगिरह पे तो चली गई, लेकिन आज पहली दफा ऐसा हुआ था वो इतनी लेट घर वापस आई कि मां बाप दोनों परेशान थे। जानते थे इसके बावजूद कि वो सहेली की सालगिरह पे गई है, लेकिन इतनी लेट नाइट आना उनको अच्छा नहीं लगा। बाप ने बेटी को तो डायरेक्ट कुछ ना कहा, बीवी से ज़रूर कह दिया, ये मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा, आइंदा इससे कहना ये इस तरह किसी भी पार्टी में ना जाए कि लेट वापस आए। वो प्यार करने वाला बाप तो जानता ही नहीं था कि बेटी की तो आदत ही बदलती जा रही हैं। वो तो छुप छुप के ऐसी ड्रेसिंग कर रही थी, ऐसे कपड़े पहन रही थी, वो छुप छुप के ऐसा मेकअप कर रही थी कि बाप जानता ही नहीं था। एक शाम वो घर से बाहर निकली, माँ से कह के आई मुझे मार्केट तक जाना है, कुछ अपने लिए लेके आना। माँ कहती रहेगी कि शाम हो गई है, कल चली जाना, लेट है। उसने कहा माँ किस दौर की बात करती हैं, कौन सा लेट है? उसने कहा तुम लड़की ज़ात हो। तो उसने कहा तो क्या हुआ?
क्या दुनिया मुझे खा जाएगी? क्या मैं अकेली नहीं जा सकती? कुछ नहीं होता। मां नोट कर रही थी कि अब वर्दा की आदत बिगड़ती जा रही थी। उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा बढ़ता जा रहा था कि अब वो सुनने वाली कहां थी, निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही उस गली के कोने पे उस खाली ग्राउंड के करीब पहुंची तो आज उसको पता नहीं क्यों उस बरकत के दरख्त से मजीद डर सा लग रहा था। लेकिन जब उस दरख्त के आगे से गुजरी तो उसको ऐसा लगा जैसे उसके पांव रुक से गए हों। वो जोर लगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन ऐसे लगता था वो चल नहीं पा रही, जैसे उसके पांव जाम से हो रहे हों। जैसे कैसे वहां से वो चलती हुई भाग गई, मार्केट गई, उसने अपना काम किया। लेकिन जब वापस घर की तरफ आ रही थी तो उसका दिल धड़क रहा था तेजी के साथ, इस खौफ से कि पता नहीं उस जगह पे क्या हुआ था मुझे। और जैसे ही उस जगह पे पहुंची तो पहले ही उसका दिल खौफ से धड़क रहा था। गली के अंदर अंधेरा था और इस जगह पे जहां पे सारे ही जल्दी से भागते इसलिए थे कि बदबू आती थी, कूड़ा क्रिकेट यहां पे पड़ा होता था, वो लड़की थी और उस अंधेरे से डर रही थी। और उस वैसे भी थोड़ी देर पहले यहां से गुजरते उसके पांव जिस तरह थम से गए थे, वो और ज्यादा डरी हुई थी। किसी को मदद के लिए भी पुकारती, कोई अगर सामने होता तो। गली तो वीरान पड़ी थी। उसने सोचा जैसे ही उस कोने से मैं मुड़ूंगी अपनी गली की तरफ तो मुड़ते ही जो मेरे लेफ्ट साइड पे वो खाली प्लाट आएगा तो मैं वहां से भागने की कोशिश करूंगी। और ऐसा ही हुआ। वो चलती हुई जब उस गली की नुक्कड़ पे पहुंची और जैसे ही उसने टर्न लिया लेफ्ट साइड पे वो खाली ग्राउंड जिसके बिल्कुल दरमियान में वो बरगद का दरख्त था, जैसे ही उसकी आंखों के सामने आया तो वो दौड़ पड़ी। लेकिन इस अंदाज में दौड़ी, उसने मुड़ के तो नहीं देखा लेकिन उसको लगा कि वो दौड़ भी रही है लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता जा पा रही है। पता नहीं उसको क्या हुआ। भागती भागती घर पहुंची। दिल की धड़कन बहुत तेज थी। मां ने बच्ची को देखते ही परेशान हो गई, क्या हुआ वर्दा, क्या हुआ? लेकिन उसे बोला नहीं जा रहा था। मां ने पानी पिलाया, उसको हौसला दिया। तब उसने बताया, मां मेरे साथ ये हुआ है। तो मां ने कहा मैंने इसलिए तुम्हें मना किया था, लड़कियां रात को अकेली नहीं जाती, तुम सुनती का। मां ने खैर जितना कहा लेकिन रात को उसको बकायदा बुखार हो गया। 2 दिन वो बुखार में रही लेकिन उसके बाद उसने फैसला कर लिया कि नहीं, अब मैं कम से कम, मां ने सही कहा था, इस तरह रात को अकेले अंधेरी इस जगह से नहीं गुजरूंगी। वर्दा फिर से अपनी जिंदगी के अंदर मसरूफ हो गई। फिर वही कॉलेज, दोस्त, ये आना जाना। उसके माँ बाप नहीं जानते थे कि वहीं पे वर्दा ने एक लड़के के साथ हाय हेलो कर ली। अब उसके ख्यालात बदल रहे थे। मां जब उसको डांटने की कोशिश करती तो मां से उलझ पड़ती, कहती मां किस तौर की आप बात कर रही हैं, क्या हो गया है? मैं एक पढ़ी लिखी हूं, पापा भी कोई इतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आपने भी कोई इतनी तालीम हासिल नहीं की, मैं पढ़ लिख गई हूं, आज के दौर की लड़की हूं, आप उन बातों को नहीं समझ सकती जो आज के दौर की बातें हैं। आपके ख्यालात बहुत पुराने हैं, पुराने दौर की बातें, इस तरह की बातें ना किया करें, वक्त के साथ साथ बदलें, आपको भी बदलना चाहिए। मां को उल्टा लेक्चर देती और मां चुप सी होकर रह जाती कि अब बच्ची मुझे लेक्चर देगी। और वहीं पे ही उसी लड़के के साथ उसकी पहली दफा दुआ सलाम क्या हुई कि वो लड़का भी उसको भाग गया, इसलिए कि वो एक अमीर फैमिली का बिगड़ा हुआ लड़का था। उसकी एक कॉलेज की सहेली ने उससे कहा भी सही कि इससे दूर रहना, ये भंवरा सा है, ये लड़कियों के साथ दोस्तियां करता है और उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देता है और आगे बढ़ जाता है। आजकल मैं नोट कर रही हूं तुम्हारे इर्द गिर्द मंडला रहा है। उसने तुमसे अभी तक बात नहीं की लेकिन उसके इर्द गिर्द मंडलाने से लगता है वो तुम्हारे चक्कर काट रहा है। सो मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी, इससे दूर रहना। तुम्हें नहीं पता ये किस तबीयत का है, बच के रहना इससे। शावेज उसकी शिकारी निगाहें परख चुकी थी कि ये लड़की मुझसे कैसे बच के रह गई। इतनी सुंदर, इतनी हसीनो जमील लड़की, वो भी मुझसे बच गई। और वो एक दिन अपनी बड़ी सी गाड़ी में कॉलेज आया और जब वो अपनी गाड़ी से उतर रहा था तो वहीं पे सामने ही वर्दा आ रही थी।
उसने हाथ हिलाया तो वर्दा ने उसकी तरफ देख के मुस्कुरा दी। तो वो समझ गया और चलता हुआ वर्दा के पास गया और कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको घर ड्रॉप कर सकता हूँ। वर्दा ने उसकी इतनी बड़ी गाड़ी देखी, वो पहले ही उससे मरूब थी। उसको पहले ही एक ऐसा लड़का चाहिए था जो अमीर कबीर हो, खूबसूरत भी हो, पढ़ा लिखा भी हो और बहुत बड़े ख़ानदान से हो। शावेज़ ऐसा ही था। उसने फ़ौरन उसकी ऑफ़र कबूल कर ली। उसके जहन में वो सारी बातें थी जो उसकी दोस्त ने उसको समझाई थी कि ये भमरा है, इससे बच के रहना, ये शिकारी है। लेकिन वो अपने आप को खुद से मुतमईन कर रही थी कि मैं कौन सी पागल हूँ, इतनी भी गई गुजरी नहीं हूँ कि ये मुझे टिश्यू पेपर की इस तरह इस्तेमाल करेगा। मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं आज के दौर की लड़कियों में इससे निमट लूँगी। और यूं उनकी वो पहली मुलाकात थी। वो उसको घर तक छोड़ने के लिए गया और जब वो उतरने लगी तो उसने कहा, कल हम क्या उस जगह पर मिल सकते हैं? हम बैठ के कुछ खाएंगे, वहां पे बैठेंगे। उसने कहा, अभी नहीं, हाँ लेकिन जल्द ही हम कहीं बैठेंगे और ज़रूर बैठकर खाएंगे। वो अपनी तरफ से एहतियात बरत रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ इतनी घुल मिल जाए कि उसकी अहमियत ही ख़त्म हो जाए। वो अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए थोड़ा सा फासला रख रही थी। लेकिन कब तक? आखिर वो फासला कम हुआ और वो एक दिन इकट्ठे बैठे खाना खा रहे थे। खाना खाते ही शावेज़ की शिकारी नज़रों ने उसको पहचान लिया। वो उसके घर के चक्कर लगा चुका था। उसका बैकग्राउंड जान चुका था कि वो एक अमीर लड़की नहीं है, एक बिल्कुल आम से घर की लड़की है। हसीन और जमील ज़रूर है। उसको पता था कि ऐसी लड़की का किस अंदाज में शिकार करना। उसने फ़ौरन ही जाल फेंका और कहा, वर्दा मुझे बहुत अच्छी लगी हो, तुम बहुत हसीन और जमील हो। मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक खूबसूरत बीवी के। वो मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी बीवी बनो। क्या तुम मेरी इस ऑफर को कबूल करोगी? हाँ, पहली निगाह में ही मैं तुम पे दिल हार बैठा था और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। वो ये जाल इसलिए फेंक रहा था, जानता था कि इस घर की लड़की को जब इस तरह की बात की जाएगी तो फौरी तौर पे ही उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, उसके होश भी नहीं रहेंगे और वो समझ ही नहीं पाएगी। और ऐसा ही हुआ। लेकिन वो जो एहतियात बरत रही थी, फौरन तौर पे शर्मा गई और कहा, मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आपको मेरे घर अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए भेजना होगा। शिकारी था, पहली दफ़ा किस लड़की से थोड़ा मिल रहा था, जान गया और उसने फौरी कह दिया, हाँ हाँ मैंने कब कहा है, मैं फौरी भेजूंगा। और यूं जहां वर्दा रातों को अब सो नहीं पा रही थी, उसको ख्वाबों का शहजादा वो मिलने जा रहा था जिसकी उसने ख्वाहिश की थी, वहीं पे शावेज़ भी जानता था और वक्त के इंतज़ार में था कि और कुछ मुलाकातों के बाद वो उसको उसी जगह पे ले जाए जहां पे वो हर उस लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाता था, उसकी इज्जत से खेलता था। और इन मुलाकातों के दौरान बातों बातों में आखिर एक दिन उसने कह दिया, मुझे तुमसे मिलना है अलैदगी में। अब उन दोनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी कि वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे को इस अंदाज में मिलते जैसे अनकरीब वो मियाँ बीवी बन जाएंगे। वो दूसरे को प्रपोज कर चुके हैं। वो तो शिकारी था, लेकिन वर्दा यही समझ रही थी। उसने उसको कायल कर दिया था कि मेरे वालिदैन अभी बिजी हैं, उन्होंने हाँ कर दी है, जल्द ही वो तुमसे मिलेंगे, बेफिक्र हो जाओ, वो तुम्हारे घर आएंगे। और उसको कायल कर चुका था और वो भी मुतमईन थी। और यूं एक दिन मिलने का प्रोग्राम बन गया। कहाँ? अलैदगी में मिलने का। और ये पहली मुलाकात थी जब वो दोनों अलग से इकट्ठे मिलने जा रहे थे। यूं शावेज़ ने उससे प्रोग्राम बना लिया कि कल तुम कॉलेज की बजाय मेरे साथ चलोगी। और वो भी जब अपने घर से रवाना हुई तो वो निकली तो कॉलेज के लिए थी। माँ भी यही सोच रही थी कि बेटी कॉलेज के लिए जा रही है, लेकिन वो कॉलेज नहीं जा रही थी, वो शावेज़ से मिलने के लिए जा रही थी और शावेज़ उसका इंतज़ार कर रहा था। वो दोनों गाड़ी में बैठे और शावेज़ उसको लेकर चल पड़ा उसी मकान के तरफ जिस मकान में उससे पहले वो कई लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना चुका था।
जब वो वहाँ पे उसके साथ पहुँची और उसने वो गाड़ी से नीचे उतरी तो उसको पता लगा वहाँ पे हसन शाहवेज़ के दो दोस्त भी वहाँ पे मौजूद हैं, हसन और रमीज़। वो परेशान हुई और उससे बोली कि ये यहाँ पे क्यों है। उसने कहा हिफाजत के लिए, क्योंकि हम बैठेंगे, आपको पता तो है कोई मसला मसाइल ये हुए। वो उस वक्त तक नहीं समझ सकी थी कि ये चाहता क्या है, लेकिन जैसे ही वो दोनों कमरे में दाखिल हुए तब उसको अंदाज़ा हुआ आज वो किस मिजाज से उसको यहाँ पे लेके आया है और वो उसके साथ क्या करना चाहता है। जैसे ही वर्दा को इस बात का एहसास हुआ तो उसने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था मैं ज़रूर तुम्हारी बीवी बनूंगी, लेकिन ये हरगिज़ नहीं मैं इजाज़त दूंगी। मैंने अपनी माँ से एक वादा किया था। ये भी गलत है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने बाप का सर शर्म से झुकवा दूँ। अभी तक जो मैं चल के आई हूँ ये भी मेरे बाप को पता लगे तो उसका सर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दूंगी। तब उसको अपनी उस दोस्त की बातें फिर से याद आ गईं जिसने उसको कहा था वो भंवरा है, वो शिकारी है, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंकता है। तब उसको अंदाज़ा हुआ वो बातें सही थी। अब वो उसी के साथ भी ऐसा ही करने जा रहा था और वो जानती थी कि उसके वालिदैन अभी तक उसके घर नहीं आए, उसको टालता आया है और आज उसके साथ ऐसा करना चाह रहा है जैसे वो मियाँ बीवी हों। तो उसने कहा नहीं शाहवेज़, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तब शाहवेज़ एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट के साथ हंसा और कहा ये तुम्हें किसने कह दिया तुम मुझे रोक सकती हो? तुम मुझे नहीं रोक सकती, मैं जो भी करना चाहूं। और तुम यहां पे चीखना चिल्लाना चाहोगी तो इर्द गिर्द आबादी भी नहीं है, हम एक ऐसे घर के अंदर हैं। और हसन और रमीज़ बाहर मौजूद भी इसलिए हैं कि वो तुम्हें बाहर भागने भी नहीं देंगे। बेहतर यह है, मैं तुमसे शादी करना चाह रहा हूं, बेहतर यही है कि मेरी बात मान लो। वैसे भी तो हम मियाँ बीवी बन जाएंगे, और अगर तुमने ये बात ना मानी तो मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। वो समझ गई थी कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, यहाँ आके उसको नहीं आना चाहिए था, बहुत गलत फैसला था। अब वो चाहती भी तो कुछ नहीं कर सकती थी। वो जहाँ पे आए थे वो वाकई एक वीराने के अंदर मकान था, बहुत बड़ा मकान जो शायद किसका था किसका नहीं था, लेकिन उस मकान के अंदर दाखिल उसको अंदाज़ा हो गया था दाखिल होते ही ये मकान शाहवेज़ ने शायद इसी काम के लिए रखा। वो अंदर से पूरा सेटल मकान था, उसके अंदर हर चीज़ उसी तरह मौजूद थी, सोफ़े कुर्सियाँ मेज़ सब कुछ जिस तरह मकान के अंदर होती हैं। अब उसको याद आया उसकी माँ ने उसे क्या कहा था, उसका बाप उसे कितना प्यार करता था, और आज अगर ऐसा हो जाता तो वो अपनी नज़रों में गिर जाती। वो बुरी ज़रूर बनी थी, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं कि ऐसा कुछ सोच के आई थी, वो ऐसा नहीं चाहती थी। तभी जब उसको अंदाज़ा हो गया कि वो कुछ नहीं कर सकती तो उसने ज़ोर ज़ोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। और जब चीखने चिल्लाने से उसको अंदाज़ा हुआ कि वो सही कह रहा है, उसकी आवाज़ सुनने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, तभी उसने देखा कि उसने कहा शाहवेज़ ने कुछ और कोशिश कर लो अगर करनी है तो। और जब उसकी तरफ इस अंदाज में बढ़ा जैसे वो हारी हुई नीचे बैठी थी बेड के ऊपर, और वो शैतानी नज़रों से उसकी तरफ बढ़ा कि तुम अपनी हर कोशिश कर चुकी हो और नाकाम हो गई हो, अब मेरी बारी है, कि उसी लम्हे वो जो सर झुकाई बैठी थी उसके कानों ने एक आवाज़ को सुना, और ये एक ज़ोरदार थप्पड़ था। जैसे किसी के गाल पे कोई ज़ोरदार थप्पड़ मारता है, ऐसा ही एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा था शाहवेज़ के गाल पे। और जैसे उसके गाल पे वो थप्पड़ पड़ा तो वो एकदम से चीखा। उसकी जैसे चीख निकली तो वो जो सर नीचे किए हारी हुई बैठी थी, उसने आवाज़ भी सुन ली थी थप्पड़ की, और जब चीख की आवाज़ सुनी तो एकदम ऊपर देखा तो उसने अपनी गाल पे हाथ रखा हुआ था और वो दर्द से कराह रहा था। और उसी लम्हे उसने देखा कि एक गाल पे उसने हाथ रखा और उसी वक्त एक और थप्पड़ पड़ा उसके दूसरे गाल पे। इतनी जोर का थप्पड़ पड़ा कि वो नीचे गिर गया, और जैसे ही वो नीचे गिरा तो वो दरवाजे की तरफ भागी। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भागी तो वो दरवाजा लॉक नहीं था, क्योंकि बाहर तो बंदे मौजूद थे, उनको तो खौफ ही नहीं था, लेकिन उसको डर था हसन और जुबैर बाहर मौजूद हैं, रमीज़
हसन और रमीज़ बाहर मौजूद हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली तो बाहर कोई भी नहीं था। वो भागती हुई बाहर तक गई। बाहर का भी उसने दरवाज़ा खोला और उसने मुड़कर नहीं देखना, भागना शुरू कर दिया। शावेज का पहला थप्पड़ उसने लगते हुए नहीं देखा था, आवाज सुनी थी। दूसरा थप्पड़ उसने लगते हुए देखा था और वो भागते हुए यही याद कर रही थी कि बस मुझे अपनी इज्जत को, आबरू को बचाना है। भागती रही, भागती रही, भागती रही, भागती रही कि एक ऐसी सड़क पे पहुंच गई कि किसी से मदद ले सके, पुकार सके। वहीं पे एक गाड़ी आती हुई नजर आई। उसके सामने जाके तकरीबन खड़ी हो गई, इस अंदाज में जैसे नीचे आ जाएगी। उसने एकदम तेजी से ब्रेक लगाए और वो भागती हुई पहुंची। मुझे लिफ्ट चाहिए। वो गाड़ी मियां बीवी चला रहे थे। उन्होंने फौरी तौर पे उसको लिफ्ट दी, वो उसके अंदर बैठी और यूं वो अपने घर तो पहुंच गई, लेकिन मां बाप को उसने महसूस नहीं होने दिया। अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। कई दिनों तक वो कॉलेज तो जाती, लेकिन दिमागी तौर पर नॉर्मल नहीं हो सकी थी। उसके दिमाग के अंदर मुसलसल वही सीन चलता था जो उसके साथ हुआ था। एक बात तो उसके अंदर क्लियर हो गई थी, जो उसकी दोस्त ने उसको कहा था कि वो भमरा है, वो शिकारी है, उससे बच के रहना, और ऐसा हो चुका था, उसको कह भी चुका था, लेकिन अभी तक उसको नजर नहीं आया था। और एक दिन अपनी उसी दोस्त के साथ बैठी थी, गुमसुम सी, तो वो दोस्त उसके करीब आई और उसके आगे हाथ हिलाया, जैसे वो ख्यालों से चौंकी, और पूछा कहाँ हो? उसने कहा कहीं नहीं। उसने कहा बैठ जाऊं? उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा पता नहीं, कान ख्यालों में गुम बैठी हुई हो भाई, तुमसे तो अब बात करना भी मुश्किल हो गया, तुम तो लिफ्ट ही नहीं कराती हो। वो उसके साथ बैठ गई और उसने बातों बातों में उसको बताया कि शावेज का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी टांग टूट गई है। तो एकदम से चौंकी और उसकी तरफ देखा और कहा कैसे? कहा मुझे ये नहीं पता, मुझे सिर्फ ये सुनने में आया है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसकी टांग टूट गई है। अब वो बिस्तर पर है और अपने घर पर है। उसने पूछा उसी सहेली ने, क्या बना तुम्हारा? तुम तो उसके साथ आजकल बहुत ज्यादा, तुम्हें नहीं पता, तुम तो आजकल उसके साथ बहुत ज्यादा देखी जा रही थी। उसने कहा नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन उस दिन जब वो अपने घर पहुंची तो मुसलसल ये सोच रही थी कि उसकी टांग टूटी है। उसके दिल में फिर से उसके लिए मोहब्बत जाग रही थी, वो उससे प्यार करने लगी थी, वो उसको सच्चा प्यार समझने लगी थी। जान चुकी थी कि वो भमरा है, लेकिन फिर भी वो उसको अच्छा लगने लगा था। वो उसके साथ ऐसी बातें कर चुका था, ऐसी प्यार की बातें उसके साथ कर चुका था कि वो भी अब उसकी बातों में आ गई थी। वो जिस तरह के सुहाने ख्वाब उसको दिखा चुका था, वो ख्वाब भी उसको देखने अच्छे लगते थे। उसने बातों बातों में उसको कहा था कि हम फलां जगह पे घर लेंगे, हम वहां जाएंगे, घूमने के लिए वहां जाएंगे, हमारे पास घर होगा, गाड़ी होगी। ऐसी ऐसी उसने बातें की थी कि उसको वो सब सुनना बहुत अच्छा लगता था। वो ये भूल रही थी कि किस अंदाज में वो वहां से निकली थी और वो उसके साथ क्या करने जा रहा था। टांग का सुन के उसको फिर से उसके ऊपर तरस आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी ज़िंदगी की तरफ नॉर्मल होना शुरू हो गई और इंतज़ार में थी कि वो ठीक हो के कॉलेज आए तो वो उससे बात कर सके और उससे माफ़ी मांग सके। उन्हीं दिनों उसकी माँ उसको सब गौर से नोट कर रही थी कि एक दिन उसकी माँ उसके कमरे में आई और कहा, बेटा मैं नोट कर रही हूँ, तुम्हारे अंदर बहुत तब्दीलियाँ आई हैं, बहुत कुछ मैंने नोट किया है, लेकिन तुमसे बोली नहीं हूँ। लेकिन आज तुमसे कहने जा रही हूँ, तुम्हारा बाप जीते जी मर जाएगा। जो तुम कर रही हो, जो तुम सोच रही हो, जिसका मुझे अंदाजा हो रहा है, एक बात याद रखना, जीते जी तुम्हारा बाप मर जाएगा। उसने कभी तुम्हारी किसी बात को नहीं ठुकराया और मैंने भी तुम्हारी हर जायज और नाजायज बात को भी पूरा किया है। बताओ मुझे क्या मामला है, क्या बात है? उसका एक दिल किया वो कि माँ के साथ बहुत सारी बातें शेयर कर दे, लेकिन साथ ही खुद अपने आप से कहने लगी, अगर मैंने माँ को ये सब बता दिया तो हो सकता है ये मेरा कॉलेज ही ना छुड़वा दें। उन्होंने कहा नहीं माँ, कोई ऐसी बात नहीं, बस तबीयत आजकल कुछ बेहतर नहीं है, इसलिए चुप चुप सी हूँ, इसलिए ऐसी हूँ। माँ ने फिर से समझाना शुरू कर दिया और बोली, माँ प्लीज़ अब बोर मत कीजिए, मैं आपकी इस लेक्चर के मूड में नहीं हूँ।
और उठकर खड़ी होगी कि मुझे मार्केट तक जाना है। तो माँ ने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, इस वक्त पापा घर में नहीं है और रात का टाइम है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। उसने कहा कुछ नहीं होता माँ। तब माँ ने उसको याद कराया पहले भी एक वाकया हो चुका है जिसको तुम भूल गई हो और कभी अकेली नहीं गई, आज फिर जानने जा रही हो। उसने कहा माँ वो मेरा वहम था या पता नहीं क्या हुआ था, आप भी ना ऐसी लगी रहती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो गुस्से से बाहर निकली और घर से बाहर निकल गई। इस वक्त तक अमूमन उसका बाप घर में होता था, लेकिन आज बाप उसका घर में नहीं था। वो ख्यालों में उसी तरह गुम चलती 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 उसी प्लाट के सामने पहुंच गई जिसके अंदर कूड़ा क्रिकेट, बदबूदार कूड़ा क्रिकेट पड़ा था, बरगद का दरख्त भी लगा था और उसका सर झुका हुआ। और उसी तरह वो गहरी सोचों में चलती चलती जब उस दरख्त के नीचे पहुंची, उसको एक झटका सा लगा, उसके वजूद को झटका सा लगा। और एकदम से जैसे इंसान दिमागी तौर पे गैर हाजिर हो जाता है, ऐसे ही वो गैर हाजिर सी हो गई। बजाय आगे जाने के वहीं से मुड़ी और चलती हुई वापस घर की तरफ रवाना हो गई। जब अपने घर गई तो सीधा वो अपने कमरे के अंदर जाकर लेट गई। मां परेशान हुई कि अभी गई थी और अभी एकदम से वापस हुई, क्या हुआ है इसको। और मां पूछने के लिए जब कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा बेटी बिस्तर पर लेटी है और छत को घूरे जा रही है। मां करीब पहुंची और आवाज दी, वरदा क्या हुआ है। उसने कोई जवाब ना दिया। मां ने फिर से उसका नाम पुकारा, मैं तुमसे मुखातिब हूं वरदा, क्या हुआ है। वो चुप लेटी रही। मां उसके बिल्कुल करीब पहुंची और उसको जिस तरह प्यार से गाल पे मां ने थपथपाया कि इससे पूछूं, तो उसने देखा जैसे मां ने उसके गाल पे थपथपाया तो मां ने एकदम से हाथ पीछे कर दिया। उसका वजूद इस तरह गर्म था, इस तरह गर्म था जैसे मां ने किसी चूल्हे पे हाथ रख दिया हो, इतना गर्म वजूद उसका। और मां एकदम से पीछे हट गई और उससे बोली, वरदा क्या हुआ है तुम्हें। वो अभी तक लेटी छत को घूर रही थी। तभी मां मां होती है, बेचैन सी होगी, बेटी को पागलों की तरह झंझोड़ना शुरू किया। तो उसी लम्हे मां ने देखा बेटी की आंखें अजीब सी लाल सुर्ख होना शुरू हो गई। ना सिर्फ आंखें लाल सुर्ख हुई बल्कि बेटी ने उसी वक्त एक मर्दाना आवाज में जुमला कहा मां से, चली जा यहां से, निकल जा इस कमरे से। वो लाल सुर्ख आंखें अभी अभी मां के सामने ही हुई थी। और वो जो लहजा था वो बेटी का नहीं था, वो जो गला था वो बेटी का नहीं था। ये तो भारी भरकम एक अजीब सा मर्दाना सा गला था जिसके अंदर से ये लफ्ज कहा गया था, निकल जा इस कमरे से, चली जा यहां से। वो एकदम से घबरा भी गई, डर भी गई, लेकिन ये समझ गई कि बेटी बेटी नहीं है, कोई और बोल रहा है। फिर से आगे बढ़ने लगी अपनी बेटी को झंझोड़ने के लिए, वरदा क्या हुआ है। तो उसी लम्हे मां ने देखा उसके हाथ पांव मुड़ना शुरू हो गए। ना सिर्फ हाथ और पांव मुड़ना शुरू हो गए बल्कि उसके अंदर जो भी था वो धाड़ना शुरू हो गया कि सुना नहीं तूने, निकल जा यहां से, नहीं तो तुझे मार दूंगा, निकल जा। और उसी लम्हे वो जो दरवाजा था उसी कमरे का जोर से खुद से बंद हुआ और खुल गया। वो बेचारी डर गई। एकदम से मां थी, बेटी को इस हालत में नहीं देख सकती थी, लेकिन ऐसे दरवाजे को जोर से बंद होता देख के और खुलता देख के भागती हुई बाहर चली गई। घर में अब शौहर था नहीं, किसको पुकारूं, किसको बुलाऊं। भागी बाहर के किसी मोहल्ले वालों को बुलाऊं तो सामने निगाह पड़ी, शौहर आ रहे हैं। शौहर ने दूर से ही बीवी को इस अंदाज में बाहर निकलते और परेशानी की हालत में देखा तो वो भी भागते हुए पहुंच गए, क्या हुआ है। मां मुंह से लफ्ज कुछ ना निकाल सकी और इशारा किया कि बस अंदर आइए। और वो दोनों मियां बीवी जब उस कमरे में दाखिल हुए तो मंजर बहुत ही अजीब था। बेटी उठ के बैठी हुई थी, बाल उसके सारे ऐसे उलझे हुए खुले हुए थे और अभी तक उसके हाथ पांव मुड़े हुए थे।
और जब उसका बाप सामने आया और उसने अपनी बेटी की ऐसी हालत देखी तो वो जो उसके अंदर था वो बोला, आज से ये मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। और वो जो अंदर था उसके बाप से मुखातिब हुआ, जिसके साथ तू शादी करना चाह रहा है वो मैं शादी कभी नहीं होने दूंगा, तुझे और तेरी बीवी को मार दूंगा। अब ये मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। अब मेरे साथ रहेगी ये। बाप के हाथ में जो सामान था, वो जो लेके आ रहा था, उसके हाथ से गिर गया। वो फौरी समझ गया, किसी अनदेखी ताकत ने, अनदेखे वजूद ने उसकी बेटी को जकड़ लिया है। उल्टे कदमों वहां से भागा। वहीं गली में ही एक नेक बुजुर्ग रहते थे जिनको वो जानता था। उनके दरवाजे पे पहुंचा, दस्तक दी। लड़का बाहर आया, उनसे कहा वो घर पर हैं? कहा हाँ। कहा फौरी बुलाइए उनको। यूं वो बाहर निकले, सामने उनको देखा, परेशान से हो गए कि बरखुरदार क्या मामला है? कहा बस मेरे साथ मेरे घर चलिए, इस तरह का मामला हो चुका है। वो उनको लेके उनके घर पहुंचे और जब अंदर गए तो बीवी उनकी दरवाजे पर ही इंतजार कर रही थी। सामने बुजुर्ग को आता देखा तो उसने सलाम किया और बुजुर्ग भी जल्दी से अंदर पहुंचे। अंदर अभी तक वो वर्दा उसी अंदाज में बैठी थी, हाथ पांव मुड़े हुए, बाल खुले हुए और झूम रही थी, आंखें लाल सुर्ख। वो जैसे ही सामने पहुंचे, वो बुजुर्ग उन्हें देखते ही समझ गए माजरा क्या है। उन्होंने कहा पानी लेके आइए। वो पानी लेके आए। उन्होंने पानी पे दम करना शुरू कर दिया। कुछ देर पानी पे दम करते रहे और उसके बाद पानी के छींटे वर्दा पे मारने शुरू कर दिए। जैसे ही उन्होंने पानी के छींटे मारे तो वो चीखना शुरू कर दिया उस शख्स ने, उस ताकत ने जो उसके अंदर थी कि रोक दे, रोक दे, नहीं तो मैं तेरे घर वालों को नुकसान पहुंचाऊंगा। और वो मुंह से बोलना शुरू हो गया, वो बातें बताना शुरू हो गया जो उस बुजुर्ग के घर की बातें थी, जो इन दोनों मियाँ बीवी को भी पता नहीं थी कि मैं सब जानता हूं, तेरे घर की हर बात को भी, तेरी ताकत को भी जानता हूं। बस एक बात याद रखी, अभी तो मैं जा रहा हूं, फिर इस घर में ना आई, नहीं तो मैं तेरे घर भी आ सकता हूं। उसके बाद वो गिरी बिस्तर पर और बेहोश हो गई। उसको होश में लाए, काफ़ी देर तक वो होश में ना आई। और जैसे ही वो होश में आ जाई तो उसकी हालत ऐसी हो रही थी जैसे बुखार से उतरी हो, रोना शुरू हो गई। माँ ने बेटी को गले लगाया और बेटी को हौसला दिया। वो बुजुर्ग बोले, मैंने इसको जाने पे मजबूर तो कर दिया है, लेकिन ये बहुत ताकतवर है और ये सच है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। उसकी मर्जी, वो भी चला गया है। किसी ऐसे शख्स से राब्ता करें जो इसको मुस्तकिल निकाल सके। ये बहुत ताकतवर है। अब वो कॉलेज नहीं जा सकती थी। अब वो मुस्तकिल उसी कमरे में रहती, उसका खाना पीना सारा कुछ उसी कमरे में था, यहाँ तक कि बिस्तर पे ही उसका पेशाब वगैरह हो जाता। उन्होंने इधर उधर से काफ़ी लोग बुलाए, जो भी आता, पढ़ाई करता, ये करता, वो करता, लेकर भी गए जैसे कैसे। हर वक्त तो उसके अंदर वो हाजिर नहीं होता था। वो लड़की ठीक भी होती थी और जब ठीक होती थी उसको कई जगहों पे लेके जाए, जो आगे बैठा होता वो हाजिरी कराता, पढ़ता और कहता जी ठीक हो गया। घर पहुंचते फिर हो जाता। कई जगहों पे उन्होंने कोशिश की, नहीं हुआ। और फिर मुझे किसी ने बताया जी ऐसे ऐसे इमरजेंसी केस है और उनकी बेटी का मसला है और इस तरह है, आप ज़रा चेक करें। मैंने कहा जी ठीक है। उनसे रब्ता हुआ। मैंने कहा जी अपना व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करें। उन्होंने वीडियो कॉल की। देखते ही अंदाज़ा हो गया कि ये माजरा नॉर्मल नहीं है। मैं समझ गया इमरजेंसी वाला केस है, उसी तरह का है। खैर मैंने उस तरह पढ़ाई की।
और जब वो हाजिर हो गया उसके अंदर तो बिल्कुल वही जो हालत मैंने अभी बताई है, हाथ पाँव का मुड़ जाना, आंखों का लाल हो जाना और बाल बकायदा ऐसे जैसे ऊपर की तरफ तो नहीं, जैसे खड़े नहीं हो जाते बाल, ऐसे जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे सर के बाल उसके खड़े हो रहे थे। और वो वाकई बहुत ताकतवर था, वो जिस कबीले से था वो बहुत ताकतवर था। उससे हम कलाम हुआ, उसने अपना नाम बताया। इस तरह के जो मामलात होते हैं उसमें फिर यकीनन सी बात होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि इसको कवर करना। कोई छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए, वो ताकतवर है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप कोशिश यही करते हैं इसको कंट्रोल में करें और इसको जाने पे मजबूर कर दें। उसने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन सबसे बड़ा अल्लाह का कलाम, सबसे बड़ी ताकत तो अल्लाह के कलाम में है। और जब उसको एक झटका लगा, मैंने झटका दिया, तो वो भी संभल गया और वो मुखातिब हुआ, बोल क्या चाहता है। तभी उससे कहा, तू कौन है और क्यों आया है, अब पहले सब बता। तू कितना ताकतवर है, तू अपनी ताकत का मुजाहरा कर चुका, मैंने भी तुझे वापसी पे झटका दे दिया। मजीद ताकत खेलना है तो खेल लेते हैं। तुम्हें भी अंदाजा हो चुका सामने वाला कितना ताकतवर है, इसलिए बेहतर है खुद से बताना शुरू कर दे, नहीं तो फिर अगला स्टेप मेरा वही होगा जो तेरे लिए बहुत तकलीफ दे होगा, तू जल जाएगा। और उस झटके से ही उसको अंदाजा हो चुका था जो सामने बैठा है वो किस हद तक इल्म जानता है। उसने कहा ठीक है, मैं सब बताने को तैयार हूं, क्या तू फिर मुझे जाने देगा? मैंने कहा हां, तू जा सकेगा, लेकिन इस अहद के साथ कि वापस नहीं आएगा, क्योंकि मैं जान चुका हूं तेरी नीयत यही है, तो फिर वापस आएगा भी चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। ये तुझे पहले मैं बता दूं, तो वापस नहीं आएगा। कहता है तो मैं तुझे अभी बता देता हूं। और थोड़ा सा फिर पढ़ना ही शुरू किया तो वो बोला रुक जा, मैं तुझे बताता हूं। फिर उसने वो सारी कहानी बताई जो उसने देखी थी। उसने कहा उसी बरगद के दरख्त पे मैं मौजूद था और सब कुछ देखता रहा। मैंने जब इसको पहली दफा देखा था, ये जवान हो चुकी थी, तब से मैं मुसलसल इसके पीछे था। हर उस जगह पे मैं मौजूद होता था जहां जहां पे ये जाती थी। फिर उसने वो राज की बातें भी बताई जो किसी को नहीं पता थी, और वो उसके माँ बाप ने भी वहीं पे सुनी लाइव। वो कहानी भी उसने बताई कि कैसे शावेज के साथ इसका हुआ, कैसे ये वहां पे गई, कैसे शावेज को वहां पे मैंने थप्पड़ मारे, और जब ये बाहर भाग रही थी, जो दो लड़के बाहर मौजूद थे, वहां वो जो नहीं थे वो उनको पहले ही मैं थप्पड़ मार के लिटा चुका था। और जो जो कुछ हुआ था वो सारा उसी ने बताया। उसने कहा हाँ, जब ये दरख्त के नीचे से गुजरी थी, ये भागी थी, ये घर गई थी, और तब उसकी माँ ने इसको बताया था और पढ़ाई की थी, इसको बड़ी मुश्किलों से नॉर्मल किया था, वो भी मैं था। और उसकी माँ इस बात पे हैरान थी कि ये बात तो उसके बाप को भी अभी तक नहीं पता लगी थी, ये राज भी खुल गया था। ऐसे और भी कई राज थे जो फिर उसने जो बताना शुरू किया और हम चुप करके सुनते रहे, वो कई राज बता गया। फिर एक आखिरी सवाल उससे पूछा गया कि तू इतने अरसे से मौजूद था, तू इतने अरसे से इसको देख रहा था, तुझे ये अच्छी लगती थी, सब ठीक था, लेकिन तुझे पता है इंसान और जिन्नात का आपस में ताल्लुक नहीं बन सकता, मट्टी और आग कभी इकट्ठी नहीं हो सकती, फिर तूने ये क्यों किया? तब उसने जवाब दिया कि मैं ये ना करता। ये फिर से उसी लड़के की तरफ जाना चाह रही थी जिससे इसको खतरा था, और इसी बात का मुझे गुस्सा था कि मैं इसको बचा चुका था, अपना आप जाहिर किया बगैर इसको मैंने बचाया था, और ये फिर उसी की तरफ जाने लगी थी। इसी बात का ही मुझे गुस्सा था, इस वजह से फिर मैंने इसे हासिल कर लिया। अब अगला मरला था जब उसकी सारी स्टोरी सुन गई कि तुम्हें जाना है, और इस अंदाज में जाना है कि अब वापस नहीं आना। तुम जहां रहते हो, जहां तुम्हारा घर है, जहां तुम्हारा ठिकाना है, वहीं पे ही रहोगे, वहीं पे है या चले जाओगे, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये एक अहद करके जाना होगा इसकी फैमिली की तरफ या उस बुजुर्ग की तरफ जिन्होंने पहली दफा आके इस पर पढ़ाई की थी, उसकी फैमिली में से किसी को कोई नुकसान नहीं दोगे। इस शर्त पे इस महल्ले में भी रह सकोगे, उस बरगद के दरख्त पे भी रह सकोगे कि इन महल्लों वालों में से
कभी किसी को, किसी इंसान को, किसी बशर को तुम तकलीफ नहीं दोगे, क्योंकि एक पर्दा रखा गया है इंसान और जिन्नात के बीच में और तुमने उस पर्दे को तोड़ा है। ऑलरेडी तुम कसूरवार हो, तुम्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन तुम्हें इसलिए माफ़ी दी जाती है कि तुम आइंदा दोबारा नहीं करोगे। इस शर्त पे तुम्हें जाने दिया जाएगा, वरना तुम्हें अभी नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। और वो इसके लिए तैयार हो गया। और फिर एक कसम होती है, इस तरह की बातें होती है जो उनसे की जाती है, जिसके बाद वो उसको मानते हैं और दोबारा वापस नहीं आते। उससे कहा गया और वो छोड़कर चला गया। अब ये जो सारी उससे बातें हुई और उसने बताया, ये सारा रिकॉर्ड हुआ है, ये सारा पोर्शन रिकॉर्ड है। उसकी आवाज, उसका बोलना, उसका सारा कुछ, और वो जिस अंदाज में गया, वो कोई भी बशर उसको सुनेगा, एक सेकंड से पहले उसको पता लग जाएगा। क्योंकि जिसके बाद वो वर्दा फिर नॉर्मल हुई, उसकी जो अपनी आवाज़ है तो बहुत बारीक सी, मासूम सी आवाज़ है। अब वो बिल्कुल ठीक है और इस बात को भी कई टाइम हो गया है, मतलब 3.5-4 महीने से ऊपर हो गया है, नहीं बल्कि 6 महीने से ऊपर तकरीबन। अब वो बिल्कुल नॉर्मल है। वो वीडियो भी मौजूद है। जब ये कहानी मैं आपको सुनाने लगा था तो मेरी ख्वाहिश थी कि इस वीडियो को भी मैं ब्लर करके या जिस अंदाज में इसको चला सकूं, क्योंकि अब वो बिल्कुल फिट है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। और मेरे ख्याल में उसके रिश्ते की भी बात हो रही है। मुझे भी उन्होंने कहा है कि कोई नज़र आए तो ज़रूर बताएं। वो वाकई बहुत माशाल्लाह हसीन हो चुकी, अल्लाह ताला ने उसको बहुत हुस्न दिया है। तो उनके वालिदैन से मैंने रब्ता किया कि अगर मुझे इजाज़त दे देते हैं तो आवाज़ तो मुझे थोड़ी सी चलानी पड़ेगी, लेकिन चेहरे वगैरह जो सिचुएशन है मैं ब्लर कर दूंगा, धुंधला कर दूंगा, ताकि नज़र ना आ सके। तो उनका इस कहानी के बाद मुझे जवाब आ जाएगा। जैसे ही वो जवाब देते हैं मुझे, तो मैं हो सकता है आपके साथ ये वीडियो भी शेयर कर दूँ। लेकिन उसके बाद वो दोबारा कभी नज़र नहीं आया। कहाँ रहता है, उस बरगद के दरख्त पे छोड़ के चला गया, ये भी अहम बात नहीं है। ये कहानी क्यों सुनाई, इसलिए आप जब तक किसी को दावत ना दें, याद रखिएगा कोई चीज़ आपकी तरफ नहीं आती। मैंने कई दफ़ा आपको कहा है, खुशबू जो है, खुशबू, इतर स्पेशली, इनकी खुराक है। खुशबू इनको खींच लेती है, इनकी जान निकलती है। जैसे कहते हैं ना जी, मैं फलां चीज़ मेरी कमज़ोरी है, उसके बगैर तो भाई मैं रह नहीं सकता। तो ये कमज़ोरी है इनकी खुशबू, इतर। और वो हमेशा खुशबुएँ इतनी तेज़ लगाती थी, इतनी तेज़ लगाती थी कि आपकी सोच है। जब भी कोई ऐसी जगह, खाली प्लाट, बरगद के दरख्त, कोई ऐसी जगहों पे जाएं, कब्रिस्तानों में, वीरानों में, बहुत ज़्यादा खुशबू का इस्तेमाल नहीं करना। जो खुशबू है जिन्नात को अपनी तरफ खींचती है, और वो हर वक्त खुशबुओं में रहती थी। और जब भी ऐसी बच्चियां, ऐसी बेटियां, ऐसी बहनें जो बहुत ज़्यादा खुशबुओं का इस्तेमाल करती हो, तो वो घर से निकलते हुए अपने ऊपर चारों कुल आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करके निकला करें। आज इसी वीडियो में यही बताना था कि बग़ैर हिसार लगाए, अमूमन जिस तरह शादियों पे ख़वातीन चली जाती हैं, बहुत ज़्यादा मेकअप किया होता है, खुशबुएँ लगाई होती हैं, तो अपने ऊपर आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के निकला करें, वरना किसी के साथ भी इस तरह का हादसा हो सकता है। तो ये थी जी एक कहानी, जो इस मैसेज के लिए मैंने आपको सुनाई कि हमेशा एहतियात बरतें, किसी के साथ भी इस तरह का वाक़या हो सकता है। क्योंकि एक वीडियो भी ये दिखाना चाह रहा हूँ, तो उससे पहले मेरा था कि मैं आपको कहानी सुना दूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ये वीडियो भी सारी जो है वो दिखाऊँ। तो इंशाल्लाह जल्द ही वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोग भी अपनी कहानियाँ भेजिए, जिस तरह आप भेज रहे हैं। आपकी कहानियों का जब नंबर आएगा उनको प्रोग्राम में शामिल कर दूँगा। अपनी भी कहानी कभी कभी सुनानी होती है तो सुना दी। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है +92, पाकिस्तान का कोड है 92+ या 00 शुरू में लगता होता है, +92 313655500। मैं रिपीट करता हूँ, +92 313665500। इस पे आप व्हाट्सअप नंबर पे कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज लंबा सा रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। कहानी लिख के भेजें या वॉइस मैसेज अगर रिकॉर्ड करके भेजें, तो हर सूरत में आखिरी लफ्ज़ कहानी या स्टोरी लिख के भेजें। आखिरी लफ्ज़ इंग्लिश में लिखा हो STORY, या फिर उसकी जगह उर्दू में कहानी भी लिख सकते हैं। अगर आप लास्ट वर्ड, आखिरी कहानी या स्टोरी लिखना भूल जाएंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।